देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या है 2 मीटर है और इसमें 6 मीटर हाइट तक क्या है अपना फ्लूइड भरा हुआ है। यदि अपन इसमें वोर्टेक्स फ्लो करवाएं तो स्पिल आउट जीरो हो उस समय जो मैक्सिमम स्पिल आउट जीरो तो उस समय वो क्या होगा अपना मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो आप उस मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी को निकालिए, ठीक है। और जो कंटेनर की टोटल हाइट है वो 10 मीटर है। तो अपन जानते हैं कि जेड स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 2g। यहाँ पर अपन को ओमेगा स्क्वायर निकालना है। तो अपन को पहले क्या है जेड की वैल्यू निकालनी होगी। जेड की वैल्यू मतलब अपन को क्या है, ये जो पैराबोलॉइड बनना होगा उसकी हाइट निकालनी है। तो उसकी हाइट अपन कैसे निकालेंगे कि देखो, यदि वॉल्यूम कंजर्वेशन है यानी कि वॉल्यूम स्प्लिट आउट इसको जीरो है तो मतलब वॉल्यूम कंजर्वेशन है। तो मतलब अपन जब वोर्टेक्स फ्लो करा रहे होंगे तो जितना राइज करेगा अपना हाइट सिलेंडर में उतना ही जो पहले का इनिशियल पोजीशन थी वो डाउन करेगा। यानी कि ये एक्स राइज करेगा, मैक्सिमम कितना राइज कर सकता है, 6 मीटर तक था तो 4 मीटर तक राइज कर सकता है, तो 4 मीटर ही फॉल करेगा। तो ये यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, दिस इज हो गई 8 मीटर और ये रिमेनिंग क्या हो गई 2 मीटर। अपन लगा देंगे जेड की वैल्यू क्या हो गई अपनी 8 मीटर, अपन को मिल गई। बस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ओके, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन है यही है, सारी चीज़ें वही हैं। अब की बार हमें क्या ओमेगा की वैल्यू दी गई है 6.35। अब की बार हमें क्या निकालना है कि स्पिल आउट कितना हुआ है वो निकालना है। तो अपन को पहले क्या है जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो स्पिल आउट के टाइम पर जो राइज हुआ होगा वो मैक्सिमम हुआ होगा और फिर स्पिल आउट भी कर गया होगा। ओके, तो अपन क्या इस पैराबोलॉइड का पहले क्या निकालें, हाइट निकालें जेड। तो जेड इसके लिए क्या होगा, मैं स्क्वायर आर स्क्वायर अपन 2g। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकल आएगी। अब जेड की वैल्यू निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, पहले पूरे कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें पैराबोलॉइड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो ये क्या फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। अब फाइनल वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि 6 मीटर हाइट तक जब फ्लूइड था तो वो 6 मीटर हाइट तक फ्लूइड का वॉल्यूम। ओके, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्पिल आउट आ जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन थर्ड है कि इसमें अपन को ओमेगा की वैल्यू क्या दे दी है, 8 रेडियन पर सेकंड दे दी है। तो अब आपको निकालना है कि वॉल्यूम स्पिल आउट कितना हुआ है। तो अब अपन जब पहले अपन क्या करेंगे, पैराबोलिक का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो जब अपन पैराबोलिक का वॉल्यूम निकालेंगे, सॉरी पैराबोलिक की हाइट निकालेंगे जेड। तो जो हाइट निकालेंगे जेड वो आएगी 13.05। मतलब ये कंटेनर की हाइट से भी ज़्यादा हो गया। मतलब जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। तो अब अपन क्या करेंगे कि पहले अपन इस पैराबोलॉइड का क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें इसका, ठीक है। तो इस पैराबोलॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर उस पैराबोलॉइड के वॉल्यूम को क्या है अपन को जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देंगे। तो अपन को फाइनल मिल जाएगा वॉल्यूम। बट अपन को इसमें याद रखना है कि जब अपन माइनस कर रहे हैं तो अपन का ये एरिया भी माइनस हो रहा है, जो कि अपन को माइनस करना नहीं। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन निकाल लें कि इसका एरिया कितना है, ये वाला, सॉरी ये वॉल्यूम कितना है, एरिया नहीं, ये वाला वॉल्यूम कितना है। तो अपन क्या करेंगे कि वी ए बी सी डी का एरिया निकालना है। तो पहले अपन पूरे इस पैराबोलॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस वॉल्यूम में से ये छोटा वाला पैराबोलॉइड है उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। बट ये क्वेश्चन राइज होगा कि इसकी रेडियस क्या है यहाँ पर। तो इसकी रेडियस अपन कैसे निकाल लेंगे कि ये तो 10 मीटर थी हाइट, तो ये 10 मीटर हो गई। तो ये कितनी बची, 3.05 बची। तो अपन को जेड पता है, ओमेगा स्क्वायर अपन पता है और आर स्क्वायर अपन को पता नहीं है। जेड पता है, ओमेगा स्क्वायर पता है, 2g की वैल्यू होती है, मतलब केवल एक अननोन है। तो अपन आर की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, पूरे में से इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो अपन को इसका वॉल्यूम मिल जाएगा इस पैराबोलॉइड का। इस पैराबोलॉइड के वॉल्यूम को इसमें से कंटेनर की वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे तो वी फाइनल मिल जाएगा। फिर वी इनिशियल माइनस वी फाइनल कर देंगे तो अपन को क्या है, वॉल्यूम स्पिल आउट मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लोज सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, हाइट एच है और जिसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी रो है। यदि अपन फ्लूइड को क्या है रोटेट, यदि अपन जो सिलेंडर है उसको रोटेट करें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो जो उसके बॉटम है उस पर जो थ्रस्ट लगेगा उसकी वैल्यू बताइए। देखो, मान लो ये है सिलेंडर, इसको ये रोटेट करें
तो यहाँ पर जो थ्रस्ट लगेगा उसकी वैल्यू बतानी है इस पर। ओके, तो देखो इसके बॉटम पर जो फोर्सेस आएंगे वो दो वजहों से आएंगे। एक तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा क्योंकि उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, टोटल फ्लूइड की वजह से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। एक रोटेशन की वजह से रेडियन डायरेक्शन में क्या आएगा अपना फोर्स आएगा जो अपन ने पढ़ा था, दैट इज डेल पी डी पी अपॉन डी आर इजकल टू टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो पहले तो यानी कि जो टोटल फोर्स है वो F1 प्लस F2 का सम होगा। तो F1 क्या होगा, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, रू जी एच बार ए। यहाँ पर एच बार की वैल्यू क्या होगी, एच होगी। एच बार क्या होता है, सी जी से फ्री सरफेस की हाइट, तो यहाँ पर हाइट क्या होगी, एच होगी। ठीक है, फ्री सरफेस। ओके, अब अपन को निकालना है F2। तो F2 क्या कैसे निकालेंगे अपन, देखो पहले अपन क्या करेंगे, डिफरेंशियल पार्ट पर फोर्स निकालेंगे। तो डिफरेंशियल पार्ट पर फोर्स निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेट कर लेंगे, तो टोटल जो नीचे अपना सरफेस है उस पर फोर्स आ जाएगा। ओके, रोटेशन की वजह से। तो ये क्या था अपना कि आर रेडियस का अपना क्या था, बॉटम था। अपन ने क्या ले लिया, एक आर रेडियस पर डी आर थिकनेस का एक रिंग ले लिया। इस पर अपन क्या फोर्सेस एनालिसिस करेंगे। तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हो, डी पी अपॉन डी आर इजकल टू होता है रू वी स्क्वायर आर। ठीक है, वी इजकल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। अब अपन क्या है, डी पी इजकल टू रू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर को अपन क्या है मिल गया। अब अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से लेकर पी तक फोर्स और रेडियस जीरो से लेकर आर तक। ओके, यहाँ पर इतना याद रखना, आपको ओमेगा को इंटीग्रेट नहीं करना है। आप सोचो कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू वी अपन आर होता है, उसकी जगह तो अपनी वैल्यू पहले रखी है वी इक्वल टू ओमेगा आर। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट ही तो रहता है, आप ये भी तो समझो कि तो अपना इसको इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद अपनी पी की वैल्यू आ गई फोर्स की इस पर डिफरेंशियल पार्ट पर। अब तो इस डिफरेंशियल पार्ट पर प्रेशर की वैल्यू आ गई। तो अब इस डिफरेंशियल पार्ट पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो डी एफ इक्वल क्या होगा, पी इंटू डी ए। तो अपन डी एफ निकाल लेंगे अब, दैट इज पी की वैल्यू अपन को मिल गई है डी ए। अब अपन इस फोर्स को भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी एफ टू हो जाएगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से आर तक। ओके, तो अपन को क्या F2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो F2 की वैल्यू आएगी वो पाई रो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर फोर टू दी पावर 4 आएगी। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन बनती हैं वो ये बनती हैं कि आपने फोर्सेस की वैल्यू को जोड़ कैसे दिया। मान लो कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हो तो यूँ ये जो प्लेट है उस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, बट ये रेडियल डायरेक्शन का फोर्स परपेंडिकुलर कैसे लग रहा है। तो देखो आपको पता है कि भले ही प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में वेरिएशन करे, बट फोर्सेस हमेशा जो अपनी सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन वाला भी फोर्स परपेंडिकुलर होगा और जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वाला होगा वो भी परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, अब अपन ने क्या है F1 और F2 को जोड़ दिया। अब ये बात बताइए कि जहाँ से आपने सेंटर लिया है तो सेंटर पर प्रेशर तो जीरो नहीं था, आपने जीरो प्रेशर कैसे ले लिया। ठीक है, जीरो प्रेशर नहीं था, बट आपने जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, आप यही तो कह रहे हो, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का तो इफेक्ट आपने फोर्स P1 में ले ही लिया है। आप तो रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना, तो रेडियल डायरेक्शन के लिए आपने क्या लोगे, जीरो ही तो लोगे। ओके ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख रहे हैं अपन। अब तक आप जो बर्नौली इक्वेशन पढ़ते आ रहे थे वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए पढ़ते आ रहे थे, सॉरी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। कैसे, तो जब आपने बर्नौली आयलर्स इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन डिराइव की थी या उसको फाइंड आउट किया था, तो आपने प्रेशर के टर्म्स में डी पी अपन रो था, तो प्रेशर के टर्म में रो को क्या कॉन्स्टेंट माना था। बट अब अपन क्या प्रेशर के टर्म में रो को चेंज मानेंगे, यानी कि कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए पढ़ेंगे। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, पहली बर्नौली इक्वेशन या एनर्जी इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या होती है ये तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। अब हो सकता है कि आइसोथर्मल वाला भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। ओके, तो आपने पढ़ा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर होता है वो क्या है,
डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि P इजक्वल टू C1 इंटू रो कर सकते हैं। तो अपन C1 की वैल्यू का क्या कर सकते हैं, P अपॉन रो कर सकते हैं। आपको पहले आंसर बता दें, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन आएगी, बर्नौली इक्वेशन या एनर्जी इक्वेशन, वो आएगी दैट इज P अपॉन रो जी लॉग एन P प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन को क्या लगाना है, केवल लॉग एन P लगाना है प्रेशर हेड वाले टर्म्स में। वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस के टर्म्स में, एडियाबैटिक प्रोसेस के टर्म्स में आपको क्या लगाना है कि गामा अपॉन गामा माइनस 1 लगाना है, जो अपनी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए बर्नौली एनर्जी इक्वेशन थी उसमें, और सेम वही है, गामा अपॉन गामा माइनस 1 P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब इसको ड्राइव कैसे किया उसे देख लेते हैं। तो जो इक्वेशन थी वो क्या थी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो अपन ने क्या किया, रो की वैल्यू रखी इसमें, पहले अपन आइसोथर्मल का प्रोसेस का पढ़ रहे हैं, तो रो की वैल्यू क्या होगी, दैट इज P अपॉन C1 होगी। तो रो की वैल्यू रखी, अपन ने क्या इसको इंटीग्रेट किया, तो क्या आएगा C1 log n P आया, ठीक है। अपन ने क्या डिवाइड बाई G किया, तो जो इक्वेशन आई वो आई कि P अपॉन रो जी प्लस log n P प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या किया कि DP अपॉन रो, तो यहाँ पर रो की वैल्यू क्या बन रही है, तो यहाँ पर रो की वैल्यू बन रही है C2 अपॉन गामा। तो सॉरी P अपॉन C2 दी पावर 1 गामा। ओके, अब अपन क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपको केवल इतना याद रखना है कि C2 की जगह क्या रखना है, P अपॉन रो गामा रखना है सिंप्लीफिकेशन करते समय। केवल इतना याद रखोगे, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और अपनी इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बर्नौली इक्वेशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि प्री लिक्विड जेट क्या होता है। तो एक नोजल से अपन एटमॉस्फेयर में फ्लूइड को रिलीज करें तो उसे बोलते हैं प्री लिक्विड जेट, ठीक है। इस पर अपन बर्नौली इक्वेशन भी लगा सकते हैं और सिंपली डायनामिक्स की जो अपने फॉर्मूलेज होते हैं उनको यूज़ करके भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जेट की ट्रेजेक्टरी बना ली। अपन ने मैक्सिमम हाइट पर एक पॉइंट ले लिया B, और और हॉरिजॉन्टल पर 2 पॉइंट ले लिए AB, ठीक है। ए पर जो वेलोसिटी अपन ने V ले ली, तो ये वेलोसिटी क्या इंक्लाइन है, तो इसके कंपोनेंट होंगे V sin थीटा V cos थीटा इन एक्स वाई डायरेक्शन। ओके, अब अपन को क्या है कि एक पॉइंट P की लोकेशन निकालनी है, यानी कि अपन को क्या एक्स और वाई डिस्टेंस निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, पहले लगाएंगे तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगी, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस होगी दैट इज एक्स इजकल टू V cos थीटा इंटू टी, और वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगी, तो अपन क्या लगा देंगे एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस में होगा, तो वी वाई इजकल टू क्या होगा, तो वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस टेबल हुई है, तो V sin थीटा प्लस हाफ क्या हुआ माइनस जी टी स्क्वायर। ओके, अब अपन टी की वैल्यू रख देंगे दैट इज एक्स अपॉन वी cos थीटा इक्वेशन 1 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पैराबोलिक पाथ बनेगा। ओके, अपन को क्या मैक्सिमम हाइट निकालनी है h, तो ये h हाइट क्या है किसमें, y डायरेक्शन में है, तो ये कैसे निकालेंगे अपन, तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लगा देंगे दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वाई डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी क्या है दैट इज 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है V sin थीटा है, तो V sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एच। ओके, 2as, ये क्या हो गया माइनस जी हो गया, और s क्या हो गया h हो गया। ओके, तो जो h की वैल्यू आई वो क्या आई, V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। अब टाइम टू फ्लाइट t, यानी कि इस पाथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। ओके, तो वो टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू रीच फ्रॉम A टू C, वही होगा टाइम t।
तो अपन ने क्या इक्वेशन 2 डाली, दैट इज वाई इक्वल टू वी साइन थीटा प्लस वी साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन ने इसमें क्या टी इक्वल टू टी ले लिया, यानी कि टाइम टी इक्वल टू टी पर, और इस समय जो वाई क्या होगी वो जीरो होगी, तो टी इक्वल टू टी रख दिया, वाई इक्वल टू जीरो रख दिया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2v sin थीटा अपॉन जी आ गया। ओके, अब अपन को क्या है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है, दैट इज क्या है, एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा टी, इसमें अपन क्या है टी इक्वल टू टी रखते हैं और एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा टी की वैल्यू अपन को पता ही है 2v sin थीटा अपॉन जी, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। ओके, अब अपन जो एच हाइट है उसको अपन बर्नौली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे कि अपन पॉइंट ए और बी में के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा दें। बर्नौली इक्वेशन मीन्स एनर्जी जो है कांस्टेंट वो रहेगी, तो जो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, दैट इज पी ए टी एम, तो जो प्रेशर हेड है वो कट जाएंगे, केवल बचेंगे वेलोसिटी और डेटा में हेड, तो डेटा में हेड जेड बी माइनस जेड ए क्या हो जाएगा, एच वैल्यू हो जाएगी, और वी ए स्क्वायर अपन 2g, तो वी ए की वैल्यू पर अपन रख देंगे वी, और बी बी की वैल्यू रख देंगे वी कॉस थीटा, अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, अब अपना न्यू चैप्टर है, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जीए की इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे कि विमाओं का यूज़ करके, यानी डायमेंशंस का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, सारी स्टडीज़ कर लेंगे। ओके, इसमें अपन क्या करेंगे, तो इसमें अपन क्या है एक्सप्रेशंस डेवलप करेंगे, मीन्स फॉर्मूलाज डेवलप करेंगे, ये समझ लीजिए, और मॉडलिंग और प्रोटोटाइप की स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए दो मेथड है, पहला है रेलिंग मेथड, फिर है बकिंगम्स पाइप मेथड। तो रेलिंग मेथड क्या होता है, तो रेलिंग मेथड का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है कि एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। ठीक है, जहाँ पर जो एक्स है बाहर वाला, जो एक्स है वो क्या है फंक्शन ऑफ वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x1 x2 x3 क्या है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि अपन इसे ऐसे लिखते हैं कि x इक्वल टू कि x1 टू दी पावर e, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c, तो अपन ये रेलिंग मेथड ही बोलता है कि आप इसे ऐसा लिख दीजिए, यहाँ पर e और b क्या है, e और b है आर्बिट्री कांस्टेंट। और ओके, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या डिपेंड्स अपॉन लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी पर डिपेंड करता है। अपन को क्या है टाइम पीरियड के लिए सिंपल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टाइम है वो फंक्शन ऑफ क्या है एल एंड जी है। ओके, अपन इसे कैसे लिख सकते हैं रेलिंग मेथड से कि टी इक्वल टू के एल ए जी बी। ओके, और टाइम की जो बीमा होती है वो क्या होती है, टी होती है, और अपन इस के को उठा देंगे और केवल अपन बीमाओं को क्या कंपेरिजन्स करेंगे, तो वहाँ से अपन क्या ए और बी की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, अब अपन क्या ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, उन ए और बी की वैल्यूज़ को अपन क्या इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो जो टी की वैल्यू आई वो के अपॉन रूट एल जी आई। अगर अपन को क्वेश्चन में दे देता कि के की वैल्यू 2 पाई है, तो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है वो तो बन ही जाता, दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल जी। ओके, अगर नहीं देता तो अपन केवल डायरेक्ट के लिख देते। ठीक है, पर ये जो रेलिंग मेथड है वो बहुत कम वेरिएबल्स के लिए, जैसे वेरिएबल्स की संख्या बहुत कम है तभी अच्छे से अपन सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चंस को। हालांकि कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, बट अगर अपन मोर देन ज़्यादा वेरिएबल्स पर अपन बकिंगम्स पाई मेथड लगाएं तो उसे सॉल्व करना इजी हो जाता है। देखो अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल रहा है कि अपन को क्या ड्रैग फोर्स के लिए एक इक्वेशन निकालनी है। स्मूथ स्फीयर का डायमीटर डी है और ये मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v और फ्लूइड डेंसिटी रो है और विस्कोसिटी म्यू है, यानी कि जो ड्रैग फोर्स है वो फंक्शन ऑफ क्या है d v रो और म्यू। तो अपन किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे एफ डी इजकल टू के डी ए वी बी रो सी और म्यू डी। ओके, अपन क्या है अब डायमेंशंस को कंपेरिजन करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, ए बी सी डी की वैल्यूज़,
यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यूज़ क्या अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में नहीं निकल रही हैं, तो कम से कम अपन क्या करेंगे कि इनकी जो वैल्यूज निकलें वो उनमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, वो कम से कम हों। तो यहाँ पर अपने क्या किया है, जो हर ए बी सी डी वैल्यूज़ हैं वो कम से कम वेरिएबल्स में रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पर डी एक वेरिएबल्स से ही काम चल रहा है कि सारी वैल्यूज़ अपन क्या है एक वेरिएबल्स के इक्वल कर सकते हैं। अब अपन ने सारी वैल्यूज़ को क्या है इस इक्वेशन में फिट किया। एफ डी इक्वल टू के ए की पावर ए की वैल्यू क्या आई, दैट इज डी टू माइनस डी, बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू टू माइनस डी, और सी की वैल्यू क्या आई, वन माइनस डी आई, मी की वैल्यू क्या आई, डी आई। ओके, अब अपन इसको क्या है कि माइनस वन वाली जो फॉर्म है, माइनस डी वाली जो फॉर्म है उन्हें डी के यहाँ पे लिख लें, और इनको अपन क्या स्क्वायर स्क्वायर के टर्म में लिख लें। ओके, तो एफ डी अपन रो स्क्वायर वी डी स्क्वायर इसका के म्यू अपन रो वी डी आई, दैट इज डी। और ये क्या है, ये नंबर है, ये कौन सा नंबर है, फ्रॉड नंबर है। फ्रॉड नंबर क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यदि ये वैल्यू डायमेंशन लेस है तो इसकी जो इक्वल वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। यानी कि ये पाई वन है, ये पाई टू है। यहाँ से अपना क्या है, ये अपना बकिंगम्स मेथड कैसे यूज़ किया जाता है उसको अपन तैयार कर रहे हैं। ओके, अब अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, पाई वन माइनस के पाई टू डी, ओके, इजकल टू जीरो। और इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन पाई वन को पाई टू इजकल टू जीरो लिख सकते हैं, या पाई वन इजकल टू के फंक्शन ऑफ पाई टू लिख सकते हैं, पाई टू इजकल टू के डैश फंक्शन ऑफ पाई वन लिख सकते हैं। के डैश ऐसे ही लिखा है, अपन इसे के फंक्शन ऑफ पाई वन लिख सकते हैं। ओके, ये सारी स्टडीज क्या अपन को बकिंगम्स मेथड को समझ सकें इसलिए की गई है। ओके, तो देखो बकिंगम्स पाई मेथड, तो बकिंगम्स पाई मेथड का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है कि फंक्शन इजकल टू पाई वन पाई टू पाई एम माइनस एन तक के टर्म्स होते हैं इजकल टू जीरो। और ये पाई के टर्म्स हैं वो क्या है, डायमेंशनलेस टर्म्स हैं। और पाई के नंबर ऑफ पाई टर्म्स क्या हैं, एम माइनस एन है। यहाँ पर एम क्या है, एम है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का सम है। ओके, और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस इन्वॉल्व इन द सिस्टम या प्रॉब्लम्स, यानी कि एम एल टी। यहाँ पर इसमें बकिंगम्स पाई मेथड में जो वेरिएबल्स होंगे वो कितने टाइप के होंगे, वो होंगे तीन टाइप के, दैट इज जियोमेट्रिक वेरिएबल्स, लेंथ, डायमीटर, हाइट। काइनेमेटिक वेरिएबल्स जिसमें मास के टर्म्स ना हो, दैट इज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, और क्या डायनामिक सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, डायनामिक वेरिएबल्स दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी। तो प्रॉब्लम अपनी पिछली वाली है, बट उससे अपन को क्या है केवल बकिंगम्स मेथड से यूज सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो फंक्शन क्या है, डी वी रो और म्यू है, दैट इज एफ डी इजक्वल टू, प्रूव करना है अपन को एफ डी इजक्वल टू के डी स्क्वायर वी स्क्वायर रो एफ एन इजक्वल टू म्यू अपन रो वी डी। तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, 5 हैं, 1 इज डिपेंडेंट और 4 इज इंडिपेंडेंट। ओके, एन की वैल्यू क्या है, जो अपनी डायमेंशंस के लिए एम एल टी की वैल्यूज़ कितनी है, 3 हैं। तो एम माइनस एन क्या हुआ, दैट इज़ 2। तो यानी कि जो डायमेंशनलेस नंबर है दैट इज पाई वन और पाई के टर्म्स में वो है पाई वन कॉमा पाई टू। ओके, अब पाई वन को अपन कैसे लिखेंगे, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी पावर लगाएंगे अपन ए बी सी डी ऐसे लगाते जाएंगे। बट याद रखना है कि अपन जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं दैट इज काइनेमेटिक वेरिएबल्स, जियोमेट्रिक वेरिएबल्स, डायनामिक वेरिएबल्स, उनको उन पर अपन रिपीटेडली नहीं लगाएंगे क्या पावर्स, ठीक है। अब ऐसी और जैसे अपन ने पाई बनाया है, पाई वन बनाया है, और पाई टू को बनाते वक्त भी अपन जो अपनी जियोमेट्रिक, काइनेमेटिक और डायनामिक वेरिएबल्स हैं उनकी वही पावर रखेंगे पहले तो। जैसे कि यहाँ पे पाई वन इसको क्या लिया था, डी ए वी बी रो सी, तो यहाँ पर भी क्या लिया है, डी ए वी बी रो सी, ठीक है। अब जो अपने वेरिएबल्स बचे हैं उस उनमें से एक को अपन ने ले लिया पाई में, पाई वन में, और दूसरी को ले लिया पाई टू में। ओके, मेन काम बस इसी को बनाना है, पाई वन और पाई टू को। उसके बाद तो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, पाई वन, ठीक है, डायमेंशंस कितनी है इसमें, 3 है, तो
कौन कौन सी MLT M0 L0 T0 डायमेंशन लेस है। ओके, अब अपन सभी की क्या है डायमेंशंस लिखेंगे, वहाँ से A और B C की वैल्यू निकाल लेंगे, और म्यू और FD की भी क्या लिखनी है, डायमेंशंस लिखनी है, इस चीज़ को याद रखना। फिर पाई वन के लिए अपन ने ABCD की वैल्यू निकाल के उसको क्या है अपन ने पाई वन में फिट किया इक्वेशन में। ओके, तो पाई वन की वैल्यू क्या आई, म्यू डी वी अपन रो आई। ओके, इसी तरीके से अपन ने क्या है पाई टू निकाल लिया, दैट इज क्या है FD रो डी स्क्वायर वी स्क्वायर। अपन क्या है अकॉर्डिंग टू बकिंगम्स मेथड पाई थ्योरम, तो पाई टू क्या है अपन लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ F1। ओके, अपन को क्या है वैसा ही फॉर्म लाना है, इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपन को फाइट ना करना पड़े। पाई टू इसके लिए FD रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर के फंक्शन ऑफ म्यू रो वी डी। देखो ये वाला जो आंसर है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FD इसके लिए के रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर फंक्शन ऑफ रो म्यू रो वी टी डिवाइडेड बाई ये वाला आंसर, और जो पहले रेलिंग मेथड से आंसर आया था दोनों सेम है। आप कह रहे हो नहीं है सेम, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी पावर क्या दी है, डी दी है और फंक्शन कोई दिया नहीं है। तो आपने जब फंक्शन लिख दिया ना, तो आपको नहीं पता है कि वो उसमें फंक्शन में क्या पावर्स हैं, अपन को कोई मालूम नहीं है। ये फंक्शन ये बताने की कोशिश कर रहा है, तो अपना आंसर गलत नहीं है। ओके ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या है, जो जैसे कि यहाँ पर रो और डेंसिटी क्या है एक ही वेरिएबल्स थे, दैट इज क्या थे रो और डेंसिटी, दैट इज डायनेमिक वेरिएबल्स थे। तो आप यहाँ पर रो को हटा बाहर करके ये जो म्यू है उसकी भी पावर सी कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आपको क्या है रो म्यू सी नीचे भी लिखना पड़ता, यहाँ पर रो लिखना पड़ता, और कुछ नहीं करना पड़ता। आगे दिखाते हैं इस क्वेश्चन को ही। FD इसको क्या है फंक्शन ऑफ डी वी रो और म्यू है। ठीक है, M की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 हैं वही, और नंबर ऑफ डायमेंशंस 3 है, M माइनस एन इक्वल 2 है, तो पाई वन और पाई टू होंगे डायमेंशन लेस। पाई वन की वैल्यू लिखेंगे, पाई टू की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर क्या है अपने जो डायनामिक वेरिएबल्स म्यू और रो थे, तो पहले अपन ने क्या है रो की पावर ले ली थी C, यहाँ पर अपन म्यू की पावर C लेंगे। पाई वन कैसे बनाएंगे, DA/VB म्यू सी रो। पाई टू कैसे बनाएंगे, DA/VB म्यू सी FD। ठीक है, अपन इनको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से पिछले किया था वैसे ही। पाई वन की वैल्यू क्या आई, रो VD म्यू आई। पाई टू की वैल्यू क्या आई, FD DV म्यू आई। अब अकॉर्डिंग टू बकिंगम्स थ्योरम जो पाई टू क्या है फंक्शन ऑफ पाई वन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन ने कुछ अपन को क्या है वो नहीं दी है कि आपको कुछ एक्सप्रेशन लेके आनी है, आप कुछ भी ला सकते हो, इसलिए अपन ने ये ले लिया। आपको पेपर में कोशिश करनी है कि जो अपना आंसर दिया है उसी के टर्म्स में बिल्कुल सेम आंसर आ जाए। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, वैसे अपन ने ये लिखा कि FD अपॉन डी वी म्यू इजकल टू के इंटू फंक्शन ऑफ रो वी डी म्यू। तो FD इजकल टू क्या के डी वी म्यू फंक्शन ऑफ रो वी डी म्यू। ओके, अपन क्या है अपन को पिछले फॉर्म में लाना है आंसर, अगर अपन को दैट इज किसमें FD इजकल टू के रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर फंक्शन ऑफ म्यू रो वी डी। तो अपन क्या करेंगे, अब ये आंसर भले ही आ गया, पर अब इसको अपन उस फॉर्म में भी ला सकते थे इस आंसर को। तो कैसे लाएंगे, अपन ने क्या किया रो VD का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो FD इसका क्या बनेगा के डी स्क्वायर वी स्क्वायर रो म्यू अपॉन रो VD फंक्शन ऑफ रो VD अपॉन म्यू। अब ये क्या है ये क्या है रेनॉल्ड्स नंबर है, तो इसको अपन क्या है फंक्शन के यहाँ पर ले आए। तो ये क्या है रेनॉल्ड्स नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर, ये क्या डायमेंशन लेस नंबर ही है, तो इसको अपन क्या है फंक्शन ऑफ रो VD म्यू लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फंक्शन की पावर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए अपन इसे ले सकते हैं। ओके, अब ये आंसर और ये आंसर सेम है। ठीक है, अब ये मत कह देना इसमें म्यू ऊपर आ रहा है और इसमें म्यू नीचे आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप फंक्शन के टर्म में लिख रहे हो इसलिए। देखो अब अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन फ्लो सिस्टम। तो जो 2 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर जो याद रखने पहले, वो कि हर फोर्स में आपको करेक्टरिस्टिक डायमेंशन दैट इज L को लेके आना है। ओके, दूसरा
जो हर फोर्स का मेन केज है उसको नहीं तोड़ना है। जैसे कि विस्कस फोर्स का विस्कोसिटी म्यू, प्रेशर फोर्स का प्रेशर डेल पी, ग्रेविटी फोर्स का दैट इज जी ग्रेविटी। और जो आपके दिमाग में घूमता है टर्म उसको नहीं तोड़ना है, उसकी जो मेन वजह है उसको नहीं तोड़ना है। जैसे सरफेस टेंशन फोर्स का सिग्मा, ओके, और इलास्टिक फोर्स का बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। अब फर्स्ट फोर्स है दैट इज इनर्शिया फोर्स एफ आई। तो एफ आई इसको लिए क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास को अपन क्या है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं एल क्यूब लिख सकते हैं, और एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं अपन वी अपॉन टी लिख सकते हैं, ओके। अब एल क्यूब में से अपन एल निकाल लें बाहर, तो एल अपॉन टी क्या अपन कर सकते हैं वी कर सकते हैं। तो एफ आई इक्वल टू क्या होगा रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। विस्कस फोर्स एफ वी इक्वल टू क्या होगा म्यू वी एल। तो ये कैसे आया कि विस्कस फोर्स क्या होता है दैट इज टाउ इनटू ए। अब ए को क्या लिख सकते हैं अपन एल स्क्वायर, और टाउ क्या होता है म्यू वी अपॉन एल। वेलोसिटी अपन डी यू अपन डी वाई क्या है लेंथ है दैट इज एल। और अब अपन क्या कह सकते हैं कि एल से एल चला गया तो एफ वी इक्वल टू क्या बन गया म्यू वी एल। अब प्रेशर फोर्स दैट इज इक्वल टू डेल पी इंटू ए को क्या लिख सकते हैं एल लिख सकते हैं एल स्क्वायर। तो एफ पी इक्वल क्या होगा डेल पी इंटू एल स्क्वायर। अब ग्रेविटी फोर्स क्या होता है एफ जी दैट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अब मास को अपन क्या लिख सकते हैं रो एल क्यूब इंटू जी, ठीक है। तो एफ जी इक्वल टू क्या हो गया रो एल क्यूब जी हो गया। इलास्टिक फोर्स दैट इज एपी इक्वल टू क्या होगा या कंप्रेसिबिलिटी फोर्स के इंटू ए को क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एपी इक्वल टू क्या होगा के एल स्क्वायर हो गया। देखो आप पहले एक बार सभी फोर्स को ले लिए। एफ आई इक्वल टू क्या होगा रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। एफ वी इक्वल टू क्या होगा म्यू वी एल, और एफ पी इक्वल टू क्या होगा डेल पी एल स्क्वायर। एफ जी इक्वल टू क्या होगा रो एल क्यूब जी, और सरफेस टेंशन फोर्स एफ सिग्मा इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू एल, और इलास्टिक फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा के एल स्क्वायर। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का रेशियो। तो रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन म्यू वी एल। तो जो रेनॉल्ड नंबर इक्वल क्या हुआ रो वी एल अपॉन म्यू। और यहाँ पर एल की जगह डी आता है, वो कुछ अदर कंडीशंस में आता है, अपन आपको समझा देंगे कब आता है। अब रेनॉल्ड्स नंबर कब यूज किया जाता है जब इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो थ्रू पैक, फ्लो ऑफ एयर ऑफ अ स्लो स्पीड एयरक्राफ्ट, और फ्लो अराउंड डीपली सबमर्ज बॉडीज सबमरीन्स जैसे। अब आइलर्स नंबर क्या होता है, तो केवल जो अपना रेनॉल्ड्स नंबर है उसमें अपन को अंडर रूट नहीं लेना है, और सभी फोर्सेस में क्या अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपन प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन डेल पी एल स्क्वायर। तो जो एल एस नंबर की वैल्यू आई दैट इज क्या वी अपॉन अंडर रूट डेल पी अपॉन पी। इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, यदि किसी पाइप से फ्लो हो रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंसी है तो इसका यूज होगा। अब आयलर्स इक्वेशन को आयलर्स नंबर को अपन क्या है ई यू डेल पी अपॉन रो वी स्क्वायर लिखते हैं, डेल पी अपॉन हाफ रो वी स्क्वायर लिखते हैं। ये किन कंडीशंस में लिखते हैं, जब आप क्या है मॉडल और प्रोटोटाइप की स्टडीज कर रहे हों, बट जब आप एक्चुअल में किसी चीज़ को आइलर्स नंबर यूज कर रहे हैं तो, या किसी डिफरेंट जगह आइलर्स नंबर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर यूज नहीं है, तो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो यही है कि वी इक्वल टू अंडर रूट पी रूट डेल पी अपॉन पी, ठीक है। प्राउड नंबर क्या होता है, तो प्राउड नंबर होता है एफ आई अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। दैट इज रो एल वी स्क्वायर अपॉन रो एल क्यूब जी। तो एफ आर इक्वल क्या है वी अपॉन रूट एल जी। इसका यूज़ कहाँ होता है प्राउड नंबर का, रिवर्स फ्लो, ओपन चैनल फ्लो, स्पिलवेज के में फ्लो, और सरफेस बेम मोशन क्रिएटेड बाई बोट, ओके। बोट चलती है तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स उसमें जो उस ईयर में पढ़ा था कि बनते ना सरफेस बेम मोशन, बोट चलती है तो वेव बनती हैं, ओके। वेबर्स नंबर क्या होता है, वेबर्स नंबर होता है दैट इज इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, यानी कि डब्ल्यू ई इक्वल टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू एल। अंडर रूट में रखना है सारी चीज़ों को। तो वी इक्वल टू क्या होगा
डब्ल्यू इसका क्या हुआ वी अपॉन रूट सिग्मा अपॉन एल रो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पॉइंट कहाँ है, ए कैपिलरी ट्यूब फ्लोज या फ्लो ऑफ थिन शीट ऑफ लिक्विड ओवर अ सॉलिड सरफेस, ओके। मैक नंबर क्या होता है, अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स या कंप्रेसिव फोर्सेस, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन के एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, तो एम इसका क्या होगा वी अपॉन रूट के अपॉन वी अपॉन रूट के डिवाइडेड बाई रो, रूट की डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू क्या होती है, दैट इज सी, विस्कोसिटी ऑफ सैंड इन मीडियम, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन फ्लूइड फ्लो, ओके। अब मैक नंबर का यूज किया कहाँ किया जाता है, एरोप्लेन और प्रोजेक्टाइल मिसाइल थ्रू एयर एट सुपरसोनिक स्पीड, ओके। तो वो मॉडलिंग एंड प्रोटोटाइप स्टडीज, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले अपन क्या मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल की परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं, फिर अपन क्या बाद में अगर अपनी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आते हैं तो अपन प्रोडक्ट बना देते हैं। बट अपन ये कैसे कहें कि मॉडल की परफॉर्मेंस प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस के सिमिलर होगी, ये किन चीज़ों से मेंटेन करेंगे ये अपन, तो इसके लिए अपन 3 टर्म्स में सिमिलरिटी मेंटेन करेंगे। पहली ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, दूसरी काइनेमेटिक सिमिलरिटी और तीसरी डायनामिक सिमिलरिटी। तो पहला ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी क्या होता है, तो प्रोटोटाइप और मॉडल की लेंथ डायमेंशंस अगर एक ही रेशियो में हैं तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी मेंटेन हो जाएगी, दैट मीन्स एल पी अपॉन एल एम, सॉरी एल एम अपॉन एल पी यानी मम्मी अपन पापा, और बी एम अपॉन बी पी और एच एम अपॉन एच पी इजकल टू एल आर। तो एल आर क्या है, स्केलर रेशियो या लेंथ स्केलर रेशियो, ओके। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सो काइनेमेटिक सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी इन विस्कोसिटी एंड एक्सीलरेशन, जैसे प्रोटोटाइप में अपन किसी पॉइंट ले लें M1, तो इसकी विस्कोसिटी और एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए इन मॉडल में इसी पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ऐसे ही वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पॉइंट 2 पर भी सेम होना चाहिए। प्रोटोटाइप में जो है वही अपना क्या है मॉडल में होना चाहिए, ओके। केवल अपन क्या है स्केलर रेशियो में रखते हैं सारी चीज़ों को, तो V1 अपॉन एम अपॉन V1 अपॉन पी, V2 अपॉन एम अपॉन V2 अपॉन पी इजकल टू VR, वेलोसिटी स्केलर रेशियो A1 अपॉन एम A1 अपॉन पी, A2 अपॉन एम A2 अपॉन पी इजकल टू AR, एक्सीलरेशन स्केलर रेशियो, ओके। डायनामिक सिमिलरिटी क्या होती है, तो इट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दी मॉडल फोर्स, यानी कि पॉइंट ए पर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वही पॉइंट प्रोटोटाइप में लग रहा है, वही पॉइंट ए पर इन मॉडल में भी लगना चाहिए, बट रेशियोज अलग हो सकते हैं। बट रेशियोज में जो अपना क्या लेंगे अपन फोर्सेस के लिए रेशियो लेंगे, ओके। 2 पर जो फोर्स लग रहा है वही मॉडल में भी 2 पर फोर्स लगना चाहिए, पर फोर्स स्केलर रेशियो के साथ, आप समझ रहे हो ना, ओके। आओ यानी कि एफ आई अपॉन एम इजकल टू एफ आई अपॉन पी, और विस्कस फोर्स इन मॉडल अपन विस्कस फोर्स इन विस्कस फोर्स ऑन प्रोटोटाइप, प्रेशर फोर्स ऑन मॉडल अपॉन प्रेशर फोर्स ऑन प्रोटोटाइप। वैसे ही ये क्या एफ सिग्मा एम अपॉन एफ सिग्मा पी, एफ ई अपॉन एम एफ ई पी इसको टू एफ आर, फोर्स स्केलर रेशियो। अपन इन दोनों को ले रहे हैं, एफ आई अपॉन एम एफ आई अपॉन पी इसको एफ वी अपॉन एम एफ वी अपॉन पी। अब एफ वी अपॉन एम को नीचे ले आए तो एफ आई अपॉन एम और एफ वी अपॉन एम इसकल टू एफ आई ऑफ पी और एफ वी ऑफ पी, यानी कि रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल और रेनॉल्ड नंबर ऑफ क्या है प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए, ओके। वैसे ही और भी नंबर्स जैसे कि कौन सा रेनॉल्ड नंबर, एलन नंबर, मैक नंबर, बेवर्स नंबर, प्राउड नंबर और सभी। तो डिफरेंट मॉडल लॉज क्या हैं, तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ क्या कहता है कि मॉडल पर जो रेनॉल्ड नंबर है वही प्रोटोटाइप का रेनॉल्ड नंबर होना चाहिए।
आइलर्स मॉडल लॉ क्या कहते हैं, मॉडल का जो आइलर्स नंबर है वही क्या है, प्रोटोटाइप का आइलर्स नंबर होना चाहिए। प्राउड मॉडल नंबर क्या होता है, एफ आर एम इजकल टू एफ आर पी। बेवर्स मॉडल लॉ क्या कहते हैं, डब्ल्यू ई एम इजकल टू डब्ल्यू पी। मैक मॉडल नंबर क्या कहता है, एम इजकल टू एम ए पी। ओके, 98% में आप जज कर लेंगे कौन सा नंबर यूज करना है क्वेश्चन में, बट 2% केसेस ऐसे होंगे जिसमें आप जज नहीं कर पाओगे। तो जो डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम्स होगा उसके बेसिस पर जो फॉर्मूला वैलिड है हो जाए उसे जमा देना, उससे आपका आंसर निकल आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 7 दे रहा है कि लेंथ स्केलर रेशियो 1/n है और प्रोटोटाइप में जो पर जो अपना डिस्चार्ज आना है वो 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो मॉडल पर आप कितना लोगे डिस्चार्ज वो बताइए। तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी। तो क्यू आर निकालना है अपन को, डिस्चार्ज रेशियो दैट इज एरिया रेशियो इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो ए आर को अपन क्या लिख सकते हैं, तो एल आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पर वी आर को अपन क्या लिखेंगे, तो वो अपन निकालेंगे प्राउड मॉडल से, प्राउड नंबर से। क्वेश्चन से क्लियर हो रहा था। ओके, तो एफ आर एम इजक्वल टू क्या होगा, एफ आर पी होगा। तो एफ आर एम क्या होगा, वी अपॉन रूट एल जी एम, वी अपॉन रूट एल जी पी। तो वी एम अपॉन रूट एल एम इजक्वल टू वी पी अपॉन रूट एल पी, क्योंकि जी से जी चला गया। तो वी एम अपॉन वी पी और रूट एल एम अपॉन रूट पी। तो वेलोसिटी रेशियो इजक्वल टू क्या हो गया, रूट लेंथ रेशियो। तो वी आर की जगह रूट लेंथ रेशियो रख दिया और अपन ने क्या क्वेश्चन को केवल सिंप्लीफाई कर लिया और आंसर आ गया अपना। ठीक है, एल आर की वैल्यू रख दी। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो डायनामिक सिमिलरिटी में आपको क्या है, जो प्रोटोटाइप का नंबर आए वही अपना क्या है मॉडल का नंबर होना चाहिए, वही ये इतना ही याद रखना है। ओके, काइनेमेटिक सिमिलरिटी में जो पॉइंट ए की वेलोसिटी हो वही मॉडल में अपने पॉइंट ए की वेलोसिटी हो विद रेशियोज। और ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज़ में जो प्रोटोटाइप की लेंथ हो वही अपनी मॉडल की लेंथ होनी चाहिए विद रेशियोज। ओके।